जिन लोगों ने वो दौर नहीं देखा जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं समझ सकेंगे। वो फरेबकारी और यूरोप की तहजीब का नहीं, मर्दानगी का दौर था। मर्द दलेरी और असूलों से पहचाना जाता था। मैंने बादशाह डाकू के साथ बहुत सी बातें की और बहुत सारी बातें उसने मेरे साथ की और हम दोस्त बन गए। दोस्त बनने की एक वजह यह थी कि वो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता था। दूसरी वजह यह कि मुझे एक ख्याल आ गया था, मुझे उसकी दोस्ती की ज़रूरत थी। मैंने वक्त का ख्याल ना किया। मुझे रात को अपने गांव पहुंचना और अपना काम करके वापस जाना था। सुबह होने वाली थी। मैंने जब बादशाह को बताया कि दिन की रोशनी में अपने गांव नहीं जाना चाहता, तो उसने कहा कि मैं उसके साथ चला चलूं, दिन उसके साथ घर गुजारूं और शाम के बाद अपने गांव चला जाऊं। मुझे मुनासिब यही लगा और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका गांव कोई 4.5 मील दूर ऐसी जगह था जहां शायद आज भी शहरों की तहजीब नहीं पहुंची। मैंने रास्ते में उससे पूछा कि उसने कहा था कि वो जब मुझे अपनी ज़ात और अपना ख़ानदान बताएगा तो मैं हैरान रह जाऊंगा। ये क्या किस्सा है? उसने बड़ी लंबी कहानी सुना दी जो मुख्तसरन यूं थी कि वो ऊंची ज़ात के अमीर ज़मींदार ख़ानदान का आदमी था। उसके 4 भाई और 4 बहनें थीं। उसके बाप की 2 बीवियां थीं और घर लड़ाई झगड़े का अखाड़ा। ये औलाद दोनों बीवियों से थे। बादशाह का नाम बशीर खान था। 16-17 साल की उम्र में उसे कमीन ज़ात की एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। ये पाक मोहब्बत थी। बादशाह ने सबको बता दिया कि वो उसी लड़की के साथ शादी करेगा। उसके बाप ने उसकी शादी अपनी ज़ात की एक लड़की के साथ तय कर दी। निकाह के वक्त उसने तमाम बारात से कह दिया कि वो उस लड़की को कबूल नहीं करेगा। देहात में इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है? वो तो ऊंची ज़ात के लोग थे। बादशाह ने अपने घर में दंगा फसाद ही देखा था। जिस घर में 2 बीवियां और इतने सारे सुतेले बहन भाई हों और जहां जायदाद भी मौजूद हो, वहां अमन नहीं रह सकता। बाप के पास प्यार और सुलह सफाई थी ही नहीं। वो सिर्फ गाली गलोच और पिटाई करना जानता था। बादशाह उसी दंगा फसाद में प्यार और शफकत के बगैर पल कर जवान हुआ था। उसने निकाह के वक्त अपने बाप की नाक काट दी तो बाप और बड़े भाइयों ने उसको वहीं पीटना शुरू कर दिया। उसने फिर भी हाँ ना की। बाप ने उसे हुक्म दिया कि वो यहाँ से जहाँ जी चाहे चला जाए, अपने घर ना जाए। बादशाह का छोटा भाई, जिसकी उम्र अभी 16 साल पूरी नहीं हुई थी, बारात के साथ था। बाप ने उसे आगे कर दिया। लड़की का बाप मान गया। उसकी भी बेइज्जती हुई थी। बारात उसकी बेटी को साथ लिए बगैर जा रही थी। उसने अपनी बेटी का निकाह बादशाह के छोटे भाई से पढ़ा दिया। लड़की उस लड़के से 2 साल बड़ी थी। बादशाह वहां से चला गया और किसी दूसरे गांव में अपने एक दोस्त के घर जा ठहरा। वो रात के वक्त चोरी छुपे अपने गांव उस लड़की के घर गया जिसके साथ उसे मोहब्बत थी। लड़की के माँ बाप को वो खूब खिलाता पिलाता रहा था। उसने उन्हें बताया कि वो 2-3 दिनों तक रात को आएगा और लड़की को साथ ले जाएगा। लड़की के माँ बाप ने उसकी मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे, वरना उसके यानी बादशाह के भाई और बाप उनको बहुत बुरी सजा देंगे। लेकिन बादशाह ना माना। उसका इरादा यह था कि वो लड़की को कहीं दूर ले जाकर उसके साथ शादी कर लेगा। इस मकसद के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो रात को लड़की के घर से वापस अपने दोस्त के गांव को जा रहा था। उसके हाथ में लाठी थी। नौजवानी की उम्र में ही उसका कद खुलकर ऊंचा हो गया और जिस्म कवी और तवाना हो गया था। उसे 2 आदमी आते नजर आए। उसने अपना मुंह सर पगड़ी में लपेटकर दोनों को रोक लिया और कहा कि उनके पास पल्ले जो कुछ है वो उसके हवाले कर दें। उनमें से एक के पास लाठी और दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी। दोनों ने उसे मार गिराने के लिए उस पर हमला कर दिया। बादशाह जिस्मानी तौर पर ताकतवर और जहनी तौर पर लड़ाका था। उसने कुल्हाड़ी वाले को बेहोश कर दिया और लाठी वाले ने शिकस्त मान ली। दोनों की जेबों से 215 रुपये रकम बरामद हुई। बादशाह ये रकम लेकर चलता बना। उस जमाने के 215 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे थे। उसे इतनी ही रकम दरकार थी, लेकिन उसे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा। अगली रात वो फिर वीराने में से गुजरने वाले रास्ते पर जा खड़ा हुआ। रात के पिछले पहर उसे एक आदमी गधी पर सवार कहीं जाता मिल गया। उसे लाठी से डराकर उसने उसकी जेब खाली कर ली। ये रकम 27 रुपये थी। उससे अगली रात बादशाह अपने गांव उस लड़की के घर गया। लड़की से कहा कि चलो मेरे साथ। वो उसे दिलो जान से चाहती थी, उसके साथ चल पड़ी। लड़की के माँ बाप और भाई गरीब और छोटी जात के लोग थे। वो आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सके। बादशाह और लड़की गांव से कोई 1.5 मील दूर गए होंगे कि पीछे से 5-6 आदमियों ने उसे जा लिया। उनमें एक उसका बाप था, दूसरा चचा और बाकी भाई थे। जाहिर है लड़की के बाप ने उन सब को बताया होगा कि बादशाह उसकी बेटी को साथ ले गया है। उन्होंने बादशाह को रास्ते में जा पकड़ा और उसे लाठियों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। होश में आया तो सूरज ऊपर आ गया था और वो अकेला वीराने में पड़ा था। लड़की गायब थी। वो तो बादशाह को कत्ल कर गए थे। बादशाह गिरता पड़ता अपने दोस्त के घर पहुंचा। दोस्त ने उसे थाने चलने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। वो 1 महीना चारपाई पर पड़ा रहा। इस दौरान उसे पता चला कि उस लड़की की शादी उसकी जात के किसी लड़के के साथ कर दी गई है। बादशाह के दोस्त ने उसे कहा कि वो इंतकामी कार्रवाई करे
और लड़की को भगा कर ले आए। बादशाह ने कहा कि नहीं, जिस किसी के साथ भी उसे ब्याह दिया गया है वो बेकसूर है। उसने लड़की को अगवा तो नहीं किया, इसलिए वो उन लोगों को अब परेशान नहीं करेगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद बादशाह उस गांव में आ गया जहां वो मुझे ले जा रहा था। उसका अपना गांव वहां से कमोबेश 3 मील दूर था। उसने राहजनी को ही अपना पेशा या शुगल बना लिया। मेरा ख्याल है कि उसे जब बाप और भाइयों ने लाठियों से मारा था, उस वक्त उसके सर पर लाठियों की ऐसी ज़रबें पड़ी जिनसे उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा। ये नुकसान ठीक ना हो सका। ये उसी का असर हो सकता था कि उसने राहजनी को ही जिंदगी का मकसद बना लिया था, लेकिन उसकी बातों से और उसने जो असूल बना रखे थे उनसे वो अक्लमंद लगता था। उसे राहजनी करते 15 साल हो गए थे और वो बादशाह डाकू के नाम से दूर दूर तक मशहूर हो गया था। इस अरसे में सिर्फ 3 मरतबा पुलिस ने उसे घर से पकड़ा, लेकिन तीनों मरतबा उसके शिकार उसे शनाख्त ना कर सके, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मैं चूंकि अपनी कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए बादशाह की कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंसानी फितरत को समझने वाले आलिम बता सकते हैं कि बादशाह ने इस शुगल में ही क्यों तस्कीन पाई थी। मेरी राय ये है कि वो बड़ा अच्छा और एतबार के काबिल दोस्त था और अच्छे बुरे को पहचानता था। मैंने वो दिन उसके घर गुजारा। मैं बेफिक्र होकर 3-4 घंटे सोया रहा। उसने मुझे धोखा न दिया। अगर वो इतना ओछा होता तो ऐसा इंतज़ाम कर सकता था कि मुझे पुलिस आकर जगाती और फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। मेरी आंख खुली तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कब भगोड़ा हुआ था, क्यों भगोड़ा हुआ था और अब गांव में क्या करने आया हूं। मैंने उसे इतनी लंबी कहानी तो ना सुनाई जो आपको सुना चुका हूं। बंगाल और आसाम में डकैती और राहजनी की जो वारदातें की थी वो सुनाई, और उसे सुनाया कि मैं अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन वहां दूसरे चक्कर में पड़ गया। और अब ये सुनकर आया हूं कि मेरे इलाके का थानेदार मेरे घर वालों को परेशान और ख़राब कर रहा है। मैं तुम्हारे इलाके के थानेदार को अच्छी तरह जानता हूँ, बादशाह ने कहा। कैमलपुर के किसी गांव का रहने वाला है और बड़ा ही कमीना आदमी है। वो अपने इलाके का बादशाह बना हुआ है। मैं तुम्हारे बाप के कातिल को भी जानता हूँ, उसके सारे ख़ानदान को जानता हूँ। उन लोगों ने पुलिस को अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन उस थानेदार ने उस ख़ानदान की 2 बड़ी खूबसूरत औरतों के साथ याराना गांठ रखा है। मैं कत्ल की नीयत से आया हूँ। मैंने उसे बताया, मैं कोशिश करूँगा कि रात को अपना काम करके निकल जाऊँ। मेरे पास आ जाना, बादशाह ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ये अपने सीने पर लिख लो खानू। तुम कब तक छुपते रहोगे और कब तक भागते रहोगे? आखिर डाकू और राहजन बनना ही पड़ेगा। हम आने वाले वक्त की बातें करते रहे और सूरज गरूब हो गया। बादशाह ने मुर्गी पकवाई थी। खाना खाकर मैंने चोगा पहना। उसकी अंदर वाली जेब में रिवॉल्वर था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं चल पड़ा। वहां से मेरा गांव तकरीबन 4 मील दूर था। बादशाह ने मुझे रास्ता समझा दिया था। मैं जब गांव में दाखिल हुआ तो ऐसे लगता था जैसे गांव गैर आबाद हो। वहां गहरी नींद का गलबा था। मैंने अपने चचा के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन हो भाई? मैंने फिर दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। मोहम्मद खान हूँ चचा। मैंने कहा, खानू? जल्दी अंदर आ जाओ, चचा ने कहा और मुझे दरवाजे के अंदर घसीट कर दरवाज़ा बंद कर लिया। आप उन बातों को सुनकर क्या करेंगे जो चचा ने मुझसे पूछी और जो मैंने उसे बताई। मेरे लिए ऐसे जज्बात बिल्कुल बेदार ना हुए कि मैं इस गांव में पैदा हुआ था और अब यहाँ चोरों की तरह आया था। मेरे दिमाग पर मौत सवार थी। मैंने चचा से पूछा कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। चचा ने मुझे सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। आपको मैंने शुरू में बताया था कि मेरा चचा मेरा ससुर भी था। उसकी बेटी यानी मेरी बीवी अब उसके घर नहीं बल्कि मेरी माँ के पास रहती थी। मेरा घर चचा के घर से 3 घर आगे था। अब मैं जब बदले हुए हुलिये में चचा के घर बैठा था तो मेरी चची और घर के दूसरे अफराद भी मेरे पास आ बैठे। चचा ने उन्हें कहा था कि सब अपनी अपनी चारपाई पर चले जाएं, वरना पड़ोसियों को शक हो जाएगा। चचा ने मुझे वही बातें बताईं जो आसाम के जंगल में अक्कू मुझे बता चुका था। थानेदार उन सबको परेशान करता था और मेरी बीवी को वो अपने यहाँ बुलाता रहता था। खानू, चचा ने रोते हुए कहा, हम तुम्हें गालियां देते रहे हैं कि तुमने हमें इस मुसीबत में डाला और इतना जलील कर दिया है कि हमारी इज्जत भी ख़त्म हो चुकी है। हम तो इस गांव से भाग जाने की सोच रहे हैं। चचा, मैंने कहा, अपनी बेटी को मेरे घर से इस तरह बुलाओ कि मेरी माँ को पता ना चले और वो बच्चे को साथ ना लाए। अगर मेरी माँ और मेरा बच्चा आ गया तो मैं बुज़दिल हो जाऊंगा और मैं फंस जाऊंगा। मेरी बीवी आ गई। उसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर कुछ और ही रौनक थी। वो ऐसे आदमी की बीवी लगती ही नहीं थी जो भगोड़ा था और जिसकी तरफ से उसे एक पैसा भी नहीं मिलता था। उस बीवी का चेहरा गम और खौफ से मुरझाया हुआ होना चाहिए था। मैंने उसके बाप के सामने पूछा कि यह कहाँ तक सच है कि वो अपनी मर्जी से थानेदार के घर जाती है और मेरे बाप के कातिल की बैठक में भी उसका आना जाना है। मजबूरी है, उसने आप भर कर कहा। तुम कुछ खाकर मर क्यों ना गई? मैंने कहा, अपने बच्चे की खातिर मैं जिंदा रही। उसने जवाब दिया,
उसके बाप ने उसे गाली देकर कहा, ये है तो मेरी बेटी, लेकिन इसने मेरी दाढ़ी गोबर में रोल दी है। मैं इसे रोकता हूं तो ऐसे जवाब देती है कि पहले मेरी सुन लो, फिर जो सजा दोगे कबूल कर लूंगी। उसने कहा, तुम्हारे भगोड़ा होने की इत्तला आई तो थानेदार ने आकर तुम्हारे और हमारे घर की तलाशी ली। उसने हम सबको नंगी गालियां दी, फिर उसने हमें थाने बुलाना शुरू कर दिया। वो कहता था कि खानू को हाजिर करो। तुम्हारी माँ को उसने थाने बुला बुला कर जलील किया। मेरे उस बाप को उसने भरे गांव में गालियां दी। मुझे बच्चे से अलग रखा। मैंने उसके पाँव पकड़े कि वो तुम्हारी माँ और मेरे बाप की बेइज्जती ना किया करे, और मुझे ये ना कहा करे कि मैं बच्चे को थाने ना लाया करूं। उसने अपनी शर्त बताई। मैंने बहुत सोचा। आखिर तुम्हारी माँ और अपने बाप की खातिर मैंने ये शर्त कबूल कर ली। मैंने अपने आप से कहा कि मेरे खामिन में गैरत होती तो भगोड़ा होकर सबसे पहले हमें या मुझे कहीं इधर उधर कर देता। अगर तुम मर गए होते तो तुम्हारी इज्जत को सीने से लगाए रखती या दूसरी शादी करके इज्जत से रहती। मैंने सोचा कि तुम्हें इज्जत आबरू का ख्याल नहीं, तो मैं तो औरत जात थानेदारों की गालम गलोच से किस तरह बच सकती हूँ। इसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर है। मैं मजबूर थी। और मेरे बाप के कातिल के पास क्यों जाती हो? मेरे बाप से पूछो। उसने जवाब दिया, इस शख्स ने हमारा जीना हराम कर दिया था। उसने बड़ी दलेरी से मुझे सही बात बता दी और फिर उसने मुझे बेगैरत साबित कर दिया। मुझे अब सोच समझ कर कदम उठाना था। मैंने बीवी से कहा कि वो चली जाए और मेरी माँ को पता न चलने दे कि मैं आया हूँ। मैंने उसे यह भी कहा कि मैं उसे किसी भी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। पहले चचा ने और अब बीवी ने मुझे ऐसी बातें सुना डाली थी जिन्होंने मेरा दिमाग बेकार कर दिया। मेरे जहन में सिर्फ ये इरादा बड़ा साफ और पुख्ता था कि मैं थानेदार को और अपने बाप के कातिल को कत्ल करूंगा। अपनी बीवी और बच्चे के मुतल्लिक मैंने सोचा कि उन्हें बादशाह के घर छुपा दूंगा, लेकिन ये सब मेरे ख्यालात थे। हालात पर और आने वाले वक्त पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैं अब आसाम के जंगलों में नहीं था। मुझे सोचना था। चचा के घर में पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। मेरी बीवी चली गई तो मैंने अपने चचा को बताया कि मैं किस इरादे से आया हूँ। हम दोनों इस मसले पर बातें करते रहे। चचा ने कहा कि मैं कोठड़ी में सो जाऊं, दिन के वक्त बैठकर सोचेंगे। मैंने कोठड़ी में जाकर चूहा उतारा और सो गया। मुझे चची ने जगाया। बाहर अभी अंधेरा था। चची सख्त घबराई हुई थी। खानू खानू, उसने हकलाती हुई आवाज में कहा, जल्दी उठ, डंगरों वाले अंदर चला जा, भूसे वाली कोठड़ी में घुस जाना, थानेदार आया है। तेरा चचा दरवाजे में उसके पास खड़ा है। उठ, जल्दी कर, वो अंदर आ जाएगा। मैंने कमरे के दरवाजे के साथ खड़े होकर सुना। थानेदार मेरे चचा को नंगी गालियां दे रहा था और मेरा चचा उसे कह रहा था कि खानू यहाँ नहीं आया। मैं चचा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं डंगरों वाले कोठे में जाने के बजाय बड़े दरवाजे की तरफ चला गया। मेरे मुंह पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। मैं चचा और थानेदार के दरमियान खड़ा हो गया। ये कौन है? थानेदार ने मेरे चचा से पूछा। मैं हूँ मोहम्मद खान, मैंने कहा। खानू, और तुम कौन हो? ये बड़े थानेदार साहब हैं खानू, मेरे चचा ने मुझे बताया। थानेदार वर्दी में नहीं था। उसके पीछे उसका घोड़ा खड़ा था। थानेदार ने बोस्की की चादर बांध रखी थी और उसका कुर्ता भी बोस्की का था। वो सर से नंगा था। उसके कंधे से रिवॉल्वर और गोलियों की बेल्ट लटक रही थी। मेरे चचा को दूसरी गाली न देना, मैंने थानेदार से कहा। इसे मैंने आकर जान से मार देने की धमकी दी थी कि किसी को पता न चलने दे कि मैं यहाँ हूँ। इस घर के सब लोग बेकसूर हैं, इन गरीबों को ना सताओ। मेरे साथ आराम से थाने चले चलो। थानेदार ने कहा, गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे इस चचा के सारे खानदान को, औरतों को भी नंगा करके थाने ले जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चचा की बेइज्जती होते देखकर जल्दी से बाहर आ गया था। चूहा अंदर ही रह गया था। रिवॉल्वर चूहे की जेब में था। मैं हैरान था कि थानेदार अकेला क्यों आया है। क्या उसे अपनी थानेदारी के रोब दाब पर इतना ज्यादा भरोसा था? मेरे पास अब यही एक तरीका रह गया था कि उसे कोई धोखा दूं। इन गरीबों की इज्जत को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने थानेदार से कहा। अपने कांस्टेबल को बुलाओ, मुझे हथकड़ी लगा ले। नहीं खानू, थानेदार ने कहा, तुम एएसआई रह चुके हो, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल है कि उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया था कि वो ना एक दो कांस्टेबलों को साथ लाया है, ना उसके पास हथकड़ी थी। शायद यही वजह थी कि उसका रवैया बिल्कुल नरम हो गया था। उसने मुझे दोस्ताना लहजे में कहा कि मोहम्मद खान, क्यों मारे मारे फिरते हो? तुम मेरे महकमे के अफसर हो। पहले तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें बचाने की कोई तरकीब सोचूंगा। उसने आगे होकर मुझे बाजू से पकड़ा और बोला, आओ चलें। फिर धीमी आवाज में पूछा, पास कोई छुरी, चाकू या कोई हथियार है? जामिया तलाशी ले लो ना, मैंने कहा। गिरफ्तारी का दस्तूर पूरा कर लो। उसने मेरे कपड़ों पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरे और कहने लगा कि तुम ना कहते तो मैं तलाशी ना लेता, आओ चलें। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और मेरे साथ पैदल चल पड़ा। अब मैंने उसके साथ इज्जत और एहतराम से बातें करनी शुरू कर दी। वो इस इलाके में खान साहब कहलाता था। खान साहब, मैंने उससे पूछा, आप इतने पुराने थानेदार हैं, मुझ जैसे भगोड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए आप अकेले क्यों चले आए थे? जूं ही इत्तला मिली, मैंने घोड़े पर जीन डाली और इधर का रुख कर लिया।
उसने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैंने कहा कि अच्छा हुआ मैं हथकड़ी नहीं लाया था। वो मुझे अब प्यारी प्यारी बातों की हथकड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यह सवाल परेशान कर रहा था कि मुखबरी किसने की है। बादशाह डाकू के सिवा और कौन हो सकता था। बादशाह की बातें याद आती थीं तो यकीन नहीं आता था कि उसने मुझे धोखा दिया है। शायद गांव के किसी आदमी ने मुझे देख लिया होगा। मेरी बीवी तो मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकती थी। मैं थानेदार पर अपना एतमाद कायम कर चुका था। हम गांव से तकरीबन 1.5 मील दूर वीराने में जा रहे थे। रात का पिछला पहर था, चांद निकल आया था। खान साहब, मैं आपका कैदी हूँ, मैंने उसे कहा। आपने मेरी इज्जत की है, मैं मर्द का बच्चा हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा। पूरा इकबाले जुर्म करूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे यहाँ आने की इत्तला किसने दी है। तुम्हारी बीवी ने, उसने जवाब दिया। गलत बात ना करो खान साहब, मैंने कहा। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। उसने साबित करने के लिए कि मुखबरी मेरी बीवी ने की है, कुछ ऐसी बातें कह दी जो एक खामिन को अच्छी नहीं लगा करती। मैंने उसे कहा कि वो ऐसी बातें ना करे जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। देख खानू, वो थानेदारी के रोब में आ गया। तू मुझसे भाग नहीं सकता। मेरे पास घोड़ा भी है और रिवाल्वर भी, और चांदनी बड़ी साफ है। हुक्मनामे में लिखा है कि तुम्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हें पकड़वाने का 5,000 रुपया इनाम दिलाऊंगा और तुम्हारी लाश अफसरों के हवाले करूंगा। अब मुझे मरना था या इस थानेदार को। मैंने उसे फिर चकमा देने की कोशिश की। खान साहब, मैंने बुज़दिलों की तरह या हथकड़ी में जकड़े हुए चोर की तरह इल्तजा के लहजे में कहा, आप उल्टी सीधी बातें ना करें। वो मेरी बीवी है। वो अब मेरी बीवी है, उसने कहा। सिर्फ निकाह नहीं पड़ा। मैं उसे 6-7 दिन ना बुलाऊं तो खुद मेरे पास आ जाती है। मैंने उसे गांव की थानेदारनी बना दिया है। मेरा खून उबलना शुरू हो गया। मैंने अपनी बीवी के जुर्म की मजीद तस्दीक के लिए थानेदार के साथ ऐसा रवैया रखा जैसे मैं उससे डर रहा हूँ। आप ठीक कहते हैं खान साहब, मैंने डरे और हारे हुए लहजे में कहा। मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ। मैं इसलिए आपकी बात पर एतबार नहीं कर रहा कि औरत जात आधी रात को अकेली आप तक कैसे पहुंची होगी। वो खुद नहीं आई थी, उसने कहा। उसने चौकीदार को भेजा था। उसने चौकीदार को घर से जगाया और उसे कहा कि फौरन खान साहब के पास जाओ और मेरा नाम लेकर कहना कि मेरे बाप के घर आ जाए। भगोड़ा फंदे में आ गया है। मैंने घोड़े पर जीन कसी और रिवॉल्वर उठाया और घोड़े को एड़ लगा दी। उस वक्त हम रुके हुए थे और वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। फानू, उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख कर कहा, जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो वो तुम्हारा नाम लेकर थूक देती है। वो तुम्हें बेगैरत समझती है। तुम इतनी खूबसूरत बीवी के काबिल नहीं हो। वो मेरी बीवी है और बहुत खुश है। मेरे दोनों हाथ बिजली की तेजी से उसके गले का फंदा बन गए। वो तनोमन था, लेकिन गुस्से और इंतकाम ने मेरे हाथों को लोहे का शिकंजा बना दिया। मैंने अपने दोनों अंगूठे उसकी शह रग के दोनों तरफ रख कर दबा दिए। वो बुरी तरह तड़पा। उसके हाथों ने मेरी दोनों कलाइयां पकड़ रखी थी। मेरे हाथों का शिकंजा और ज्यादा तंग हो गया। फिर उसके हाथ, जिन्होंने मेरी कलाइयां पकड़ रखी थी, नीचे उसके पहलुओं के साथ गिर पड़े और उसका सर बेजान होकर एक तरफ झुक गया। मैंने उसे छोड़ दिया। वो गिर पड़ा। मैंने देखने की कोशिश ना की कि वो मर चुका है या नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई जिससे उसकी मौत का बायस कुछ और बनाया जा सकता था, हालांकि मुझे ऐसी जरूरत नहीं थी। मैंने वहां से निकल कर जाना था। थानेदार का घोड़ा करीब ही खड़ा था। मैंने थानेदार को पाँव से पकड़कर घोड़े तक घसीटा और उसका पाँव रकाब में डालकर उसकी बड़ी रकाब में से गुजार कर आगे कर दी। इस तरह उसका पाँव रकाब में फंस गया। मैंने एक वजनी पत्थर उठाकर घोड़े की पीठ पर दुम के ऊपर जोर से मारा। घोड़ा बिदक कर भागा। मैंने उसके साथ दौड़कर उसे 3-4 पत्थर मारे। घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। थानेदार का पाँव रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़े के साथ जमीन पर घसीटता जा रहा था। नीचे नोकीले पत्थर थे, जमीन ऊंची नीची थी। थानेदार की लाश उछलती और गिरती थी। मुझे मालूम था कि उसकी लाश बहुत दूर से बरामद होगी और पहचानी भी नहीं जा सकेगी। उसके जिस्म का गोश्त बाहर आ चुका होगा, पेट फटकर खाली हो चुका होगा। घोड़ा सवारी करने वाले जानते होंगे कि घोड़ा बेधक कर बेलगाम हो जाए, यानी काबू में ना आए, तो सवार रकाबों से पांव जरा पीछे कर लेते हैं। ऐसे 2 हादसे मेरे सामने हुए थे। दोनों के घोड़े बिदक कर सरपट दौड़ पड़े। दोनों का एक एक पांव रकाब के आगे सिरक गया। दोनों घोड़ों से गिर पड़े और घोड़ों ने उन्हें घसीट घसीट कर ये हाल कर दिया कि लाशों से आधा आधा गोश्त गायब था।